बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें एमसीक्यूज हमारे पास हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से हमारे पास चैप्टर था। इसका पहला एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व। कहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही होती है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मैग्नेटिज्म। तो वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें लेकिन मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए लेकिन मैग्नेटिज्म के जरिए। तो पहला ऑप्शन कहता है द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कहता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, तो केमिकल अलग एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल अलग एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का तो उसने बता दिया जनरेट हो गई, लेकिन केमिकल से नहीं चाहिए, मैग्नेटिज्म से चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरे में कहता है द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर जनरेशन। कहता है यूज करें हम इलेक्ट्रिसिटी को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पावर की जनरेशन के अंदर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं आप पावर जनरेशन के अंदर, लेकिन मैग्नेटिज्म कहाँ गया? वो तो ऑप्शन आया ही नहीं। सेकंड भी कैंसिल हो गया। ठीक है, थर्ड में कहता है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर विथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को घुमाएं, मूव कराएं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होगी लेकिन मैग्नेटिज्म भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का इन्वॉल्व भी आ गया। तो राइट आंसर इज द सी। ठीक है, फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय फोटोवोल्टिक सेल। तो ज़्यादा सोलर पैनल लगे हुए हैं घरों के अंदर, छतों पे लगा रखे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैग्नेटिज्म का तो कोई रोल नहीं हुआ, तो डी भी कैंसिल हो गया। सी इज द राइट आंसर। मैंने पिक्चर भी दिखा दिया आपको, जैसे नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है और इसके अंदर एक कॉइल को अगर हम घुमाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो की जाती है उसे हम जनरेटर में भी कहा जाता है, और उसमें ये होता है कि कॉइल का मूव करा जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी थ्रू यूजिंग द मैग्नेटिज्म इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इज द सी। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट एमसीक्यूज था इसका। सेकंड एमसीक्यूज में कहता है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, कैन बी जनरेटेड, उनको जनरेट इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं बाय रिलेटिव मूवमेंट। यानी कि या तो आप मैग्नेट को घुमाएं या आप क्या कहते हैं कॉइल को घुमाएं, तो रिलेटिव मूवमेंट कराना चाह रहा है जनरेट करने के लिए। नॉन एज जनरेटर इफेक्ट, उस जनरेटर इफेक्ट कहा जाता है। जनरेटर में क्या होता है? एक नॉर्थ एक साउथ पोल है, या तो मैग्नेट को घुमा लें आप, कॉइल को स्ट्रेट रहने दें, या आप मैग्नेट को स्टैटिक रख लें, कॉइल को घुमा लें। रिलेटिव मूवमेंट कराती है ये चीज़ हमारे पास। तो अगर हम कॉइल को घुमाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस में पैदा हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका जनरेटर इफेक्ट। ठीक है जी, ये तो पहली बात तो ये अपनी जगह पे। अब कहता है एंड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर इफेक्ट। अब जाहिर बात है यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट इसको दे रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, वो जनरेट करता है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हिट करती है दूसरी कॉइल को तो वहाँ इंड्यूस कर देती है वोल्टेज को। तो यानी कि ईएमएफ यहाँ भी इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है, वहाँ पे कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। ठीक है, तो इसमें जब इंड्यूस होता है उसे ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के जरिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंजिंग होगी तो ज़ाबत है वहाँ पे जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी कि दोनों बातें ही सही हैं हमारे पास। तो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करते हैं रिलेटिव मोशन से जनरेटर इफेक्ट के अंदर, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप ट्रांसफार्मर करते हैं। दोनों करेक्ट हैं। अब कहता है ऑप्शन में कहता है कि ट्रू इन ट्रांसफार्मर ओनली। क्या ये सिर्फ ट्रांसफार्मर ही होता है, उसमें नहीं होता? तो ये ऑप्शन आधा सही है आधा नहीं है, तो ये सही नहीं गिराएगा, क्योंकि दो बातों को वेरीफाई करने वाले आंसर को टिक करेंगे। दोनों ही इफेक्ट होते हैं, यानी जनरेटर इफेक्ट में भी रिलेटिव मोशन हो रहा होता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही होती है ट्रांसफार्मर इफेक्ट के अंदर। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए बात नहीं हो रही है, दोनों के लिए बात है। तो पहला ऑप्शन को अभी इग्नोर करेंगे, फॉल्स इन ऑल द केस, इसको तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों बातें सही हैं, ये कह रहा दोनों बातें ही गलत हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी बी हो ही नहीं सकता। सी में कहता है एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, राइट, दिस इज द बेस्ट आंसर, कि ये ट्रांसफार्मर में भी ये होता, जनरेटर में भी ये इफेक्ट रिलेटिव मोशन के जरिए इंड्यूस में पैदा हो रहे होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इंड्यूस में पैदा हो रहे होते हैं। तो यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वो दोनों के अंदर ही ये कर रहा होता है। ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, कहता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, वही बात आदि कर रहा है। तो ये ए और डी बिल्कुल नहीं हो सकते, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी सी इज योर राइट आंसर, यानी कि एप्लीकेबल होगा दोनों केसों के अंदर, दोनों के लिए ट्रू होगा। ठीक है जी, आसान था, मुश्किल नहीं है, पिक्चर साथ रखी हुई है इसको आपको आसानी के लिए।
ठीक है। राइट, थर्ड आ गया हमारे पास एमसीक्यूज। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज। जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा? कब? डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंडक्टर मोशन। अगर जैसे कि कंडक्टर के पास लेके जा रहे हैं मैग्नेट फील्ड को, या मैग्नेट को लेके जा रहे हैं कंडक्टर के पास, या कंडक्टर को लेके जा रहे हैं मैग्नेट फील्ड, अगर उसकी स्पीड कम करते हैं, ज़्यादा स्पीड कम करेंगे तो वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट फील्ड, जो मैग्नेट फील्ड पैदा हो रही है उसकी स्पीड, उसकी हम स्ट्रेंथ को भी कम कर दें, उसकी पावर को भी कम कर दें, जाहिर बात है अगर उसकी स्पीड कम करेंगे, ठीक है, कंडक्टर मोशन के स्पीड को कम करेंगे तो भी ये कम हो जाएगा। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करेंगे तब भी ये कम हो जाएगा। थर्ड में कहता है, सी में कहता है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। यस, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे इतने ज्यादा इंड्यूस में पैदा हो जाएगा। रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल का कुछ एरिया के ऊपर फील्ड पड़े, कुछ पे नहीं पड़े, तो जाहिर बात है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, इंड्यूस में बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए एरिया रिड्यूस, एरिया जितना ज्यादा मैग्नेट फील्ड के अंदर होगा इतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो कहते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस ईएमएफ का वो बढ़ जाता है, किससे? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। तो फॉर्मूला में दिखा रहा है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, एन माइनस मतलब अपोजिंग द केस वाला हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है जी, हमारे पास सिंपल निकाल दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न के बढ़ने से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाता है। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कम करने से कुछ नहीं होगा, कम नहीं होगा। स्पीड कम करेंगे तब भी वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। स्ट्रेंथ कम करेंगे, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। हमें बढ़ाना है, इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाना है, तो डिक्रीज करने वाला और रिडक्शन एरिया वाला तीनों ऑप्शन गलत है। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, देखें यहाँ पे आ जाते हैं चौथे पे हमारे पास। कहता है फ्राडे लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, स्टेट्स मीन्स स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया था फ्राडे लॉ ने? उसने क्या ये कहा था, करंट इन अ सर्किट ऑलवेज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात स्टेटमेंट में नहीं है, ये तो लेंस लॉ में हम कह सकते हैं इसको, फ्राडे लॉ में नहीं है। ठीक है, यानी करंट का जो है सर्किट के अंदर वो अपोज कर रहा होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, वो होता है जरूर है, लेकिन फ्राडे लॉ ने ये नहीं कहा था आपको। डेट द induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Right, P is your right answer. उसने ये कहा था कि rate of change of magnetic flux की change होने से induced EMF भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो कहता है कि induced EMF यानी कि एप्सिलॉन जो हमारे पास है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फ्लक्स बाय dt, d बाय dt, यानी कि डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। यानी अगर ये चेंज होगा, जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगी इतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इंड्यूस में बढ़ता है। अगर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, डेट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है। ये ऑप्शन वैसे ही यहीं पे ही खत्म हो गया, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस कर रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हम कर ही नहीं रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई उसने बताया बात ही नहीं किया यहाँ पे, तो सी राइट आंसर नहीं है इसका, सी भी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, वो ऑप्शन में ही नहीं आता। डेट द मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। कहता है मैग्नेटिक फील्ड को आप पैदा कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से, भाई इससे भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं कहा था उसने ये कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कहने को तो ये बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ जनरेट हो, सिर्फ नहीं बहुत से मेथड से जनरेट हो सकती है, लेकिन ये इसने स्टेटमेंट नहीं कहा। ठीक है, और जिसका बी था, बी भी उसने स्टेटमेंट नहीं कहा, उसका स्टेटमेंट ये था सिर्फ ये कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको ये कभी भूलेंगे नहीं आंसर। और याद रखिए आगे एमकेट ईकेट आ रहा है, उसमें भी सवाल आ सकते हैं आपके। लेंस लॉ, अब देखें लेंस लॉ की बात आ गई, प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट को। यस राइट, तो कहता है यहाँ पे टू कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व की बात तो कोई भी नहीं की उसने। बाय स्टेटिंग के कह रहा था डेट द इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज काजिंग इट। यस, दिस इज द स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट यही था कि इंड्यूस जो करंट है वो अपोज करेगा किसको, चेंजिंग काजिंग, जो जिसने उसको जनरेट किया है उसी को ही अपोज करता है, उसी की क्या करता है, ये मुखालफत कर रहा होता है, अपोजिंग कर रहा होता है, इसलिए उसने वहां पे साइन लगाया था, याद होगा वो माइनस का उसने साइन लगाया था। तो बी इज द स्टेटमेंट, बी उसका स्टेटमेंट है कि इंड्यूस करंट जो होता है वो अपोज करता है, जो भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड आई यहाँ पे इसमें जो भी करंट पैदा होगा वो खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो नतीजा क्या होगा, वो अपोज कर रहा होगा किसको, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से ये खुद जनरेट हुआ है करंट इसमें लेंस लॉ के अंदर।
जैसे ये दूर आ रहा करीब आएगा तब भी जनरेट करेगा, जब ये दूर जा रहा होगा बार तब भी जनरेट कर रहा होगा। तो दोनों केसेस में अपोज कर रहा होता है उसके रिलेटिव मोशन को। तो ये जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोज कर रहा होता है चेंजिंग काजिंग इट, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है, उसी का करंट इसमें जनरेट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जनरेट होता है इसमें करंट हमारे पास। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर था। देखें सारे टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, अभी समझाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा मेरे लिए, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं यहाँ पे। एडी करंट प्रोड्यूस, अगर एडी करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है एडी करंट, तो कहता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टिव मटेरियल। तो जैसे कंडक्टिव मटेरियल नजर आ रहा है इसमें ABC पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से वहां तक पूरा एक बार है, एक कंडक्ट यानी पूरी एक प्लेट है, बार है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है कि इसमें कंडक्टिव मटेरियल के अंदर वो क्या करता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। जी ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ नो हीटिंग इफेक्ट, कहता है कि वो चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है विथ नो हीटिंग इफेक्ट। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड तो वो जनरेट करता है अल्टरनेटिंग, लेकिन क्या है वो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नो हीटिंग इफेक्ट कह रहा है। जब भी ईडी करंट पैदा होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो बी इसलिए कैंसिल हो गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास, तो ये ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी उसके अंदर विथ हीटिंग इफेक्ट, तो इसलिए इसने नो लगा दिया, तो इसलिए बी इसका कैंसिल हो गया, ए और बी कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड डेट अपोजेस द इंड्यूस्ड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो अपोज करती है एंड काजिंग हीट इन द करंट, हीट कंडक्टर के अंदर पैदा कर देती है। तो हीट कंडक्टिंग लाजमी है, जहाँ पे एडी करंट आया याद रखें वहाँ हीटिंग इफेक्ट आएगा, ये हीटिंग इफेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो आ गया बात कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की उसने। अब ये देखें जैसे ये करीब आता है, पहले कोई रेंज में नहीं है तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, जैसे रेंज में आता है तो वहाँ पे वो एडी करंट जनरेट हो जाता है। इसके अंदर एडी करंट जनरेट होता है तो अपनी फील्ड पैदा करता है, उसकी फील्ड जैसे एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन से दिखा रहे हैं वो अपोज करती है उसको वहाँ पे, और एक यहाँ पे अपोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो इसकी अपनी फील्ड है, जैसे ये रेड देखें ये एक क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, रेड कलर का नजर आ रहा है पास, तो जैसे ही इसने हिट किया इसने एक एडी करंट पैदा कर दिया। एडी करंट जब ये पैदा होगा ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जैसे ग्रीन में, वो अपोज करेगी किसको, जो एक्चुअल फील्ड जिसकी वजह से एडी करंट पैदा हुआ था, और हीटिंग इफेक्ट भी यहाँ मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसी इज द राइट आंसर, डी पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पावर जनरेशन, कहता है कि ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं हो रही भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता किसके ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर। तो ये आंसर डी बी कैंसिल है हमारे पास। ठीक है, तो ये एडी करंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो खुद अपोज कर रही होती है किसको, जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको। लेमिनेटेड आयरन कोर आर यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, कहता है लेमिनेटेड जो आयरन कोर होते हैं उनको इलेक्ट्रिक मोटरों के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, यही नहीं बहुत सारी जगह आ जाएंगी वहां पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे पास। तो लेमिनेटेड कोर क्या होता है, जैसे कि पूरा एक कोर है, एक बार है, अगर इसके हम क्या करते हैं स्लाइस करते हैं, पीसेस करते हैं, पहले क्या था इसके अंदर इस तरह से करंट जनरेट हो रहा था, अब क्या होगा इसमें हर बार के अंदर क्या होगा करंट जनरेट होगा, और हल्का सा इसमें क्या होगा इंसुलेशन भी होगी इनके दरमियान के अंदर। वो सॉलिड फॉर्म में था, ये स्ट्रिप्स फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि पीसेस की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि WT लेते हैं ना, अगर पूरा एक डो ले लें आटे का पूरा बड़ा हो जाएगा हमारे पास, लेकिन अगर WT बना लें उसकी पूरी स्लाइसिस कर लें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एडी करंट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नतीजा क्या होता है हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है इसका। लेमिनेशन कोर जो है इस्तेमाल की जाती है मोटरों में, ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है जी, ये तो बात क्लियर है आपकी। रिड्यूस करती हैं वेट ऑफ द डिवाइस की, डिवाइस के वेट को क्या जितना इतना ही वही होता है वो। एनहांस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ऐसा नहीं को ज़्यादा नट बोल्ट लगा दिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते इसके अंदर। ठीक है, तो कोई वेट का कहानी कोई नहीं होती इसके अंदर। और दूसरा ये है कि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतना कोई इफेक्ट नहीं है, मेजर इफेक्ट नहीं है इसके, लेकिन मेन जो चीज़ होती है इसकी वो मिनिमाइज करती है ईडी करंट को, ये जो करंट इसके अंदर घूम रहा होता है उसको मिनिमाइज कर देती है। तो मिनिमाइज एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉसेस को वो मिनिमाइज कर देती है, रिड्यूस कर देती है हीटिंग को, जो हीट पैदा होती है एडी करंट की वजह से उसको कम कर देती है। सी इज द राइट आंसर। इंक्रीज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द कोर, यानी कि मैग्नेटिक के अंदर इजिली उसमें से पास हो जाए या उसको बढ़ा देती है, तो वो एक अलग टर्म हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे राइट आंसर में नहीं आएगा परमेबिलिटी का।
ठीक है, परमेबिलिटी का यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में अभी नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन परमेबिलिटी इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन द कोर अबाउट, ओके, पर लेकिन यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेमिनेटेड जो आयरन कोर होता है उसका मकसद यही होता है ईडी करंट को कम करना और हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना। जो ईडी करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। लेकिन परमेबिलिटी के हवाले से अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि ये परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्या कहते हैं कोर के लिए हमारे पास, जो मैग्नेटिक कोर होता है, ठीक है जी। लेकिन ये इसका आंसर का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि लेमिनेटेड कोर जो होता है, याद रख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करेगा किसको, ईडी करंट लॉसेस को, और हीटिंग इफेक्ट को कम करेगा। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो अपनी ही कॉइल को कट कर देती है। जैसे कि अगर हमने यहाँ से करंट पास किया, करंट जिसमें से गुजरा, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ से फील्ड ऐसे गई और घूम के वापस आ रही है, तो ये फील्ड जनरेट हो गई ये इस अल्टरनेटिंग कोर की वजह से। लेकिन ये फील्ड अपनी ही कॉइल को टच कर दे, कट कर दे, तो क्या करेगा, अपनी ही कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देगा, जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, याद होगा आपको ये। तो कहता है अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा सेल्फ इंडक्शन के अंदर, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा सेल्फ इंडक्शन वाले से, वहां तुम ऐसे काट दो उसको। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। जी जनाब, यही बात है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फील्ड निकल रही है, यहाँ से निकल के जा रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है ना। चेंजिंग अल्टरनेटिंग सोर्स जो चेंज हो रही होगी बार बार वो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल, जो कॉइल के अंदर है, इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल, अपनी ही कॉइल के अंदर इंड्यूस कर दे ईएमएफ को, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। खुद ब खुद अपने ही पे असर, किसी और पे इफेक्ट नहीं किया, अपने आप पे। जैसे गुस्सा आता है ना इंसान, किसी दूसरे का तो कुछ नहीं करता, वो अपने ही एनर्जी, जो एनर्जी दूसरे पे लगानी होती है वो अपने आप पे ही लगा देता है, और सेल्फली क्या कहते हैं वो अपने आप को टेंशन में डाल देता है, और क्या कहते हैं टेंशन में आ जाता है बंदा। तो वो सेल्फ इंडक्शन जो है, वो इंसान भी अपने जो गुस्सा करता है ना, वो सेल्फ इंडक्शन कर रहे होते हैं अपने अंदर, यानी कि अपने आप पे ही वो एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ये जो फील्ड है उसने अपने ही फील्ड को अपने ही कॉइल को कट किया, नतीजा क्या हुआ, उसमें ही सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया, ठीक है जी। बी इज द राइट आंसर। सी पढ़ लेते हैं, डी भी पढ़ लेते हैं। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ कांस्टेंट ईएमएफ। अब ये कहता है जो कांस्टेंट किस्म का है, वेरिंग नहीं, कह रहा है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होगा तो याद है, जब वो कांस्टेंट, जैसे ही कोई करंट जैसे पास करेंगे, जैसे डीसी सोर्स लगा लिया, जैसे करंट पास किया तो एकदम से उसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा की। लेकिन जब वो फिक्स हो गया, अपने स्टेडी स्टेट में आ गया डीसी सोर्स, तो वो इंड्यूस ईएमएफ को पैदा नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कांस्टेंट ईएमएफ नहीं होता, जीरो ईएमएफ होता है वहां पे, ठीक है। ये आंसर सी भी नहीं हो सकता है। ये जो अभी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रख लीजिएगा इसको, जो आगे इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहें उनके लिए बहुत काम में आएगा ये। तो एसी और डीसी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे भी डीसी सोर्स है, यहाँ एसी सोर्स है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिंग लगाया ताकि उसको चेंजिंग इफेक्ट दूँ, ताकि चेंजिंग इफेक्ट दूंगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी मेरे पास, ठीक है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब डीसी सोर्स होगी और उसमें कोई चेंज, जैसे स्टार्ट लिया अपने स्टेडी स्टेट तक में, तो वो इंड्यूस ईएमएफ कराएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जीरो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। सी आंसर नहीं है उसका, ठीक है। डी में कहता है टू कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन ईच अदर थ्रू अ म्यूचुअल इंडक्शन। भाई सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती है, दो कॉइलों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ शुरू में टू कॉइल इंड्यूस ईएमएफ करता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के बाद। सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क है, तो इस डी आंसर कैंसिल हो गया, हो ही नहीं सकता। तो ए, डी और सी हो ही नहीं सकता, बी इसका राइट आंसर है। समझ में आई है बात, ये इंपॉर्टेंट बताइए आपको बात। तो क्या कांस्टेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जीरो ईएमएफ होगा, नहीं तो लेक्चर जाके देख लीजिए मेरे, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन की हुई चीजें आपको। 9 में कहता है एन इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब इंडक्टर का काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इसके कर आता है, कोई भी कॉइल है, जैसे ये कॉइल नजर आई है, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने कॉइल के अंदर। तो कहता है कि इंडक्टर स्टोर कर रहा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, कॉइल है, इसको आपने कोई सोर्स दी है, तो किस तरह से, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, उसके फील्ड अराउंड होगी इलेक्ट्रिक, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ए तो वैसे कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कॉइल, राइट, दिस इज द राइट आंसर। उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है,
कैपेसिटेंस ऑफ इट्स वाइंडिंग, उसकी वाइंडिंग के दरमियान में कैपेसिटर, इंडक्टर है ये, कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर अलग चीज होता है, दो प्लेटें होती हैं, बीच में इसमें इंसुलेशन वगैरह होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर है। तो कैपेसिटेंस का तो आंसर कैपेसिटेंस तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो कैपेसिटेंस भी नहीं हो सकती आपके पास, ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और दूसरा ये इंडक्टर कॉइल होती है, इसलिए कैपेसिटेंस नहीं है, इंडक्टेंस कह सकते थे आप, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं हो सकता। द हीट जनरेटेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, जाहिर बात है ये इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स होती है उसके अंदर, तो सिंपल रेजिस्टेंस नहीं होती। तो जो होती है जो एनर्जी स्टोर होती है किस में होती है, इन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है और कॉइल के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की बात भी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती। और हीट जनरेट हो जाती है या जनरेट होती है, रेजिस्टेंस भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, ये इंडक्टेंस है। तो ये तीनों आंसर गलत है इसके, बी इज द राइट आंसर। के जो इंडक्टर है जिसको सप्लाई देंगे तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जैसे आप इसको हटाएं, इसको कि बल्ब के साथ लगाएं तो बल्ब जल जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि सोर्स जैसे जैसे सोर्स देंगे वही चार्ज कर लेता है। कैपेसिटर भी ऐसे ही कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पे हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वो इंडक्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो जाती है, किसके अंदर, विद इन इट्स कॉइल, उसी कॉइल के अंदर हो जाती है। लास्ट इसका एमसीक्यूज आ गया। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कन्वर्ट करे डीसी करंट को टू द अल्टरनेटिंग करंट। तो भाई ऐसा नहीं है ये कि डीसी दूंगा एसी ले लूंगा, एसी देते हैं एसी ही लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं अल्टरनेटिंग करंट ही ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर डीसी से एसी लेंगे तो वो फिर हमारे पास रेक्टिफायर में वहाँ चले जाएंगे हम, वो चीज़ नहीं है। ये काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर एसी इनपुट होती है, एसी उसकी आउटपुट होती है, ये कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, एक प्राइमरी कॉइल है जहाँ सप्लाई दे रहे हैं, एक सेकेंडरी कॉइल है जिससे आउटपुट ले रहे हैं। इनके दरमियान में किस वजह से यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ वहाँ तक कैसे पहुंच जाते हैं, यहाँ से वोल्टेज वहाँ कैसे जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए, फ्लक्स के जरिए, फाई के जरिए। तो राइट आंसर इज द बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है किसके अंदर, प्राइमरी की और सेकेंडरी की आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट यही कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सी पढ़ लेते हैं, डीबी पढ़ लेते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल, भाई इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं। हाँ ये अलग बात है, जो लेमिनेटेड कोर होता है जिसमें स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, इनमें इंसुलेशन वगैरह होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता कोई, वो जिसके वजह से वो होगा। सी भी नहीं है। यूजिंग परमानेंट मैग्नेट टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज, भाई अगर कांस्टेंट वोल्टेज लेने थे तो आपने क्यों ट्रांसफार्मर लगाया, वही वोल्टेज लेते तो कुछ स्टेबलाइजर लगा लेते आप, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये तो या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज को कांस्टेंट लेने के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता, समझ आ रही बात आपको, या तो वोल्टेज बढ़ाने होंगे या कम करने होंगे। तो डी आंसर भी कैंसिल हो गया। जो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल है वो ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है प्राइमरी और सेकंड के दरमियान में, वो म्यूचुअली इंडक्शन हो रही होती है। क्या होता है, वोल्टेज या तो अप ले रहे होते हैं नंबर टर्न की वजह से, या वोल्टेज डाउन कर रहे होते हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे एमसीक्यूज। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।